झुमके। अफसाना निगार सादत हसन मंटो। सुनार की उंगलियां झुमकों को ब्रश से पॉलिश कर रही हैं। झुमके चमकने लगते हैं। सुनार के पास ही एक आदमी बैठा है। झुमकों की चमक देखकर उसकी आंखें तिमतिमा उठती हैं। बड़ी बेताबी से वो अपने हाथ उन झुमकों की तरफ बढ़ाता है और सुनार कहता है, बस अब रहने दो मुझे। सुनार अपने ग्राहक को अपनी टूटी हुई ऐनक में से देखता है और मुस्कुराकर कहता है, 6 महीने से अलमारी में बने पड़े थे, आज आए हो तो कहते हो कि हाथों पर सरसों जमा दूं। ग्राहक, जिसका नाम चिरंजी है, कुछ शर्मिंदा होकर कहता है, क्या बताऊं लाला किरोड़ीमल, इतनी रकम जमा होने में आती ही नहीं थी। तुमसे अलग शर्मिंदा, जोरू से अलग शर्मिंदा, अजब आफत में जान फंसी हुई थी। जाने इस सोने में क्या कशिश है कि औरतें इस पर जान देती हैं। सुनार पॉलिश करने के बाद झुमके बड़ी सफाई से कागज में लपेटता है और चिरंजी के हाथों में रख देता है। चिरंजी कागज खोलकर झुमके निकालता है। जब वो झुमर झुमर करते हैं तो वो मुस्कुराता है। भाई क्या कारीगरी है लाला किरोड़ीमल, देखेगी तो फड़क उठेगी। ये कहकर वो जल्दी जल्दी अपनी जेब से कुछ नोट निकालता है और सुनार से ये कहकर खरे कर लो भाई, दुकान से बाहर निकलता है। दुकान के बाहर एक तांगा खड़ा है। घोड़ा हिनहिनाता है तो चिरंजी उसकी पीठ पर थपकी देता है। तुम्हें भी 2 झुमके बनवा दूंगा मेरी जान, फिक्र मत करो। ये कहकर वो खुश खुश घोड़े की बागें थामता है। चल मेरी जान, हवा से बातें करके दिखा दे। चिरंजी खुश खुश अपने तवीले पहुंचता है। धीमे धीमे सुरों में कोई गीत गुनगुनाता और यूं अपनी खुशी का इजहार करता वो घोड़े को थपकी देता और कहता है, अभी छुट्टी नहीं मिलेगी मेरी जान। तेरी मालकिन ये झुमके पहनकर क्या बाग की सैर को नहीं जाएगी। चिरंजी जल्दी जल्दी घर का सीना तय करता है और जोर से आवाज देता है, मुन्नी मुन्नी। एक छोटी सी लड़की भागती हुई अंदर से निकलती है और चिरंजी के साथ लिपट जाती है। चिरंजी झुमके निकालकर उसके कान की लों के साथ लगाता है और कहता है, माँ कहाँ है तेरी। जवाब का इंतजार किए बगैर वो घर के सारे कमरों में हाथ में झुमके लिए फिरता है। मुन्नी की माँ, मुन्नी की माँ। लड़की उसके पीछे पीछे भागती है। मुन्नी, माँ कहाँ है तेरी। लड़की जवाब देती है, वहां गई है। लड़की का इशारा सामने बिल्डिंग की तरफ था। चिरंजी उधर देखता है। खिड़की के शीशों में से एक मर्द और एक औरत का साया नजर आता है। मर्द औरत के कानों में बुंदे पहना रहा है, लंबे लंबे बुंदे। ये मंजर देखकर चिरंजी के मुंह से दबी हुई चीख सी निकलती है। वो दोनों हाथों से अपनी नन्ही बच्ची को उठाकर सीने के साथ भींच लेता है और उसकी आंखों पर हाथ रख देता है, जैसे वो नहीं चाहता कि उसकी बच्ची इस खौफनाक साये को देखने पाए। सीने के साथ इस तरह अपनी बच्ची को भींचे वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता है। वो झुमके जो वो अपने साथ लाया था उसके हाथों से फर्श पर गिर पड़ते हैं। नीचे तवीले में आकर वो अपनी बच्ची को, जो कि सख्त परेशान हो रही है, तांगे में बिठाता है और खुद घोड़े की बागें थामकर तांगे को बाहर निकालता है। चिरंजी बिल्कुल खामोश है, जैसे उसे सांप सूंघ गया है। उसकी नन्ही बच्ची सहमे हुए लहजे में बार बार पूछती है, माता जी के झुमके कहाँ हैं पिताजी, माता जी के झुमके कहाँ हैं पिताजी। चिरंजी की बीवी अपने घर वापस आ गई है और एक आईना सामने रखे अपने झुमकों को पसंदीदा नजरों से देख रही है और गा रही है। आईना देखते देखते वो अपनी बच्ची को आवाज देती है, मुन्नी इधर आ, तुझे एक चीज दिखाऊं। कोई जवाब नहीं मिलता। कहाँ चली गई। ये कहकर वो उठती है और इधर उधर उसे ढूंढती है। जब वो नहीं मिलती
तो बाहर निकलती है। सीढ़ियों के इख्तितामी सिरे पर जो चबूतरा सा बना है, उस पर खुले हुए कागज में 2 झुमके दिखाई देते हैं। चिरंजी की बीवी उनको उठाती है। एकदम उसे खौफनाक हकीकत का एहसास होता है। इन झुमकों को मुट्ठी में भेंचकर वो चीखती है। उसे मालूम हो गया है, सब कुछ मालूम हो गया है। दीवानों की तरह दौड़ी दौड़ी अंदर जाती है। सब कमरों में पागलों की तरह चकराती है और मुन्नी को आवाजें देती है। जब उसके दिमाग का तूफान कुछ कम होता है तो वो वहीं बैठ जाती है जहां पहले बैठी थी। सामने उसके आईना पड़ा है। इसमें वो गैर इरादी तौर पर अपनी शक्ल देखती है। चिरंजी की बीवी जब अपनी शक्ल उस जाविये में देखती है तो उससे मुतनफ्फर होकर आईना उठाती है और जमीन पर पटक देती है। आईना चकनाचूर हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बाहर निकलती है। सामने वाली बिल्डिंग का एक कमरा पुरतकल्लुफ तरीके से सजा हुआ है। एक लड़की और एक लड़का जिसकी उम्र में तकरीबन 2 बरस का फर्क है। लड़की 6 बरस की और लड़का 8 बरस का है। दोनों अपने बाप के पास बैठे हैं और उससे खेल रहे हैं। इतने में दरवाजे पर हौले हौले दस्तक होती है। पहली बार जब दस्तक होती है तो बच्चों का बाप नहीं सुनता। जब दूसरी बार फिर होती है तो वो चौंकता है, बच्चों की तरफ देखता है, फिर उनकी आया की तरफ और कहता है, इनको बाहर ले जाओ, कोई मेरा मिलने वाला आया है। जल्दी जल्दी बच्चों को निकालकर दरवाजा बंद करता है। दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जब दरवाजा खुलता है तो चिरंजी की बीवी अंदर दाखिल होती है। उसको देखकर बच्चों के बाप को सख्त हैरत होती है। वो उससे कहता है, तुम तो कह रही थी मुझे जल्दी घर जाना है, अब वापस कैसे आ गई? चिरंजी की बीवी कुछ जवाब नहीं देती, साकित जामद खड़ी रहती है। उसको खामोश देखकर वो फिर उससे पूछता है, वो अभी तक वापस नहीं आया? चिरंजी की बीवी कुछ जवाब नहीं देती। वो फिर उससे सवाल करता है, तुम खामोश क्यों हो? झुमके पसंद नहीं आए? चिरंजी की बीवी के होंठ खुलते हैं। फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, क्यों नहीं आए, बहुत पसंद आए। क्या और ला दोगे मुझे? बच्चों का बाप मुस्कुराता है, जितने कहो, बस यही बात थी। बड़े तल्ख लहजे में चिरंजी की बीवी कहती है, बस यही बात थी, लेकिन मुझे सिर्फ झुमके ही नहीं चाहिए। नाक के लिए कील, हाथों के लिए कंगनियां, कड़े, गले के लिए हार, माथे के लिए झूमर, पाँव के लिए पाजेब। मुझे इतने जेवर चाहिए कि मेरा बाप उनके बोझ तले दब जाए। अपनी इस्मत का जेवर तो उतार चुकी हूं, अब ये गहने ना पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे? बच्चों का बाप ये गुफ्तगू सुनकर सख्त मुतहय्यर होता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता। वो चिरंजी की बीवी से कहता है, ये तो क्या बहकी बहकी बातें कर रही है? चिरंजी की बीवी जवाब देती है, बहकी पहले थे, अब तो होश की बातें कर रही हूं। सुनो, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं कि वो चला गया है, मेरी बच्ची को भी साथ ले गया है। उसे सब कुछ मालूम हो चुका है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा, जिस तरह मेरी लुटी हुई आबरू वापस नहीं आएगी। बोलो, मुझे पनाह देते हो? मैं तुम्हें इस पाप का वास्ता देकर इल्तिजा करती हूँ कि जो तुमने और मैंने मिलकर कर लिया है, कि मुझे पनाह दो। बच्चों का बाप चिरंजी की बीवी की सब इल्तिजाएं सुनता है, मगर वो कैसे उस औरत को पनाह दे सकता है जिसने अपने आप को झुमके के बदले बेचा? एक सौदा था जो खत्म हो गया। चिरंजी की बीवी को यह सुनकर बहुत सदमा होता है। नाकाम और मायूस होकर वो चली जाती है। चिरंजी अब एक नए घर में है। रात का वक्त है। वो अपनी बच्ची मुन्नी को सुलाने की कोशिश करता है।
मगर वो सोती नहीं, बार बार अपनी माँ के बारे में पूछती है। चिरंजीव उसको टालने की कोशिश करता है, मगर बच्ची की मासूम बातें उसे परेशान कर देती हैं। आखिर में घबराकर उसके मुंह से यह निकलता है, मुन्नी, तुम्हारी माताजी मर गई हैं। रास्ता भूलकर वो ऐसी जगह चली गई हैं जहां से वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। दरवाजा खुलता है। चिरंजीव फौरन मुन्नी का चेहरा कंबल से ढांप देता है। चिरंजीव की बीवी दाखिल होती है। चिरंजीव उठता है और उसे बाहर धकेलकर अपने पीछे दरवाजा बंद कर देता है। चली जाओ यहां से, वो उससे कहता है। चिरंजीव की बीवी जवाब देती है, चली जाती हूं, मेरी बच्ची मुझे दे दो। चिरंजीव गुस्से और नफरत भरे लहजे में उससे कहता है, वो औरत जो मर्द की बीवी नहीं बन सकती, औलाद की मां कैसे हो सकती है? अपने पाप भरे सीने पर हाथ रखकर कहो, क्या तुम्हें मुन्नी की मां कहलाने का हक हासिल है? क्या उस दिन के बाद जब तुमने ये झुमके लेकर एक गैर मर्द को हाथ लगाने दिया, तुम अपनी औलाद के सर पर शफकत का हाथ फेर सकती हो? क्या तुम्हारी ममता उस दिन जलकर राख नहीं हो गई थी जब तुम्हारे कदम डगमगाए थे? अपनी बच्ची लेने आई हो, वो झुमके पहनकर जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी के सबसे कीमती जेवर को उतार कर गंदी मोरी में फेंक दिया है। मैं ये पूछता हूँ, जब ये झुमके हिलते हैं तो तुम्हारे कानों में ये आवाज नहीं आती कि तुम मां रही हो न बीवी? जाओ, तुम्हारी मांग सिंदूर से और तुम्हारी गोद औलाद से हमेशा खाली रहेगी। जिन कदमों से आई हो उन्हीं कदमों से वापस चली जाओ। चिरंजीव अपनी बीवी की इल्तिजाओं को ठुकरा देता है तो वो चली जाती है, अफसुर्दा और खामोश। तांगे का पहिया घूम रहा है, ये बताने के लिए कि वक्त गुजर रहा है और कई साल बीत रहे हैं। तांगे का पहिया मुड़ता है और बड़े दरवाजे में दाखिल होता है। ये दरवाजा गवर्नमेंट कॉलेज का है, जिसमें कई लड़के और लड़कियां गुजर रही हैं। तांगा कॉलेज के कंपाउंड में ठहरता है। चिरंजीव अब काफी बुढ़ा हो चुका है, तकरीबन आधे बाल सफेद हैं। उसकी नन्ही बच्ची अब जवान है। तांगे की पिछली नशिस्त पर से जब उठती है तो चिरंजीव उसको बहुत नसीहतें करता है। बड़े साहब को हाथ जोड़कर नमस्ते कहना, जो सवाल पूछे उनका ठीक ठीक जवाब देना, वगैरह वगैरह। लड़की अपने बाप की इन बातों से परेशान हो जाती है और अच्छा अच्छा कहती वहां से चलती है, लेकिन फौरन ही चिरंजीव उसको रोकता है और जेब से बर्फी निकालकर उसको देता है और कहता है, पहला दिन है, मुंह मीठा कर लो। जबरदस्ती वो अपनी लड़की के हाथ में बर्फी रख देता है। सामने कॉलेज के बरामदे में 2-3 लड़के खड़े हैं जो आने जाने वाली लड़कों और लड़कियों को घूर रहे हैं। जब कृष्णा कुमारी यानी चिरंजीव की बेटी बरामदे की तरफ आती है तो एक लड़का जिसका नाम जगदीश है अपने साथी की पसलियों में कोहनी से ठोका देता है और कहता है, लो भाई, एक फर्स्ट क्लास चीज आई है, तबीयत साफ हो जाएगी तुम्हारी। ये कहकर जब वो कृष्णा कुमारी की तरफ इशारा करता है तो उसके दोस्त सब उधर मुतवज्जो होते हैं, मगर उन्हें बजाय एक देहाती लड़का नजर आता है जो बड़ा इन्हिमाक से अपने फॉर्म का मुताला करता हुआ उनकी तरफ चला आ रहा है। सब लड़के उस देहाती को देखकर हंसते हैं और कहते हैं, भाई क्या चीज है, तबीयत वाकई साफ हो गई। कृष्णा कुमारी इस दौरान में एक तरफ हो गई थी। ये देहाती लड़का जिसका नाम कृष्ण कुमार है कॉलेज के उन पुराने शरीर तालिब इल्मों की तरफ बढ़ता है। जगदीश से वो बड़े सादा लहजे में पूछता है, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना है? जगदीश जरा पीछे हटकर उसे बड़े प्यार से देखता है और कहता है, चिड़ियाघर। कृष्ण कुमार इसी तरह सादा लोही से जवाब देता है, जी नहीं, चिड़ियाघर में कल जाऊंगा, मैं यहाँ दाखिल होने आया हूँ। सब लड़के बेचारे कृष्ण कुमार का मजाक उड़ाते हैं, उसे छेड़ते हैं,
इतने में एक लड़की कृष्णा कुमारी को साथ लिए उन लड़कों के पास आती है और उनमें से एक लड़के को, जिसका नाम सतीश है, मुखातिब करके कहती है, सतीश, मेरा पीरियड खाली नहीं, तुम इन्हें बता दो कि कहाँ दाखिला हो रहा है। कृष्णा कुमारी का फॉर्म सतीश को देखकर वो तेज कदमी से चली जाती है। सतीश फॉर्म देखता है और कहता है, आपका नाम कृष्णा कुमारी है? कृष्णा कुमार बोल उठता है, जी नहीं, मेरा नाम कृष्ण कुमार है। सब हंसते हैं। सतीश कृष्ण कुमार का फॉर्म भी ले लेता है और दोनों से कहता है, आइए कुमार और कुमारी साहिबा, मैं आपको रास्ता बता दूं। सब चलते हैं। उस कमरे के बाहर जहां दाखिला हो रहा है, सतीश ठहर जाता है और एक फॉर्म कृष्ण कुमार और दूसरा कृष्णा को देकर कहता है, अंदर चले जाएं। कृष्ण कुमारी और कृष्णा कुमार दोनों अंदर दाखिल होते हैं। कृष्ण कुमार एक मेज की तरफ बढ़ता है, कृष्ण कुमारी दूसरे मेज की तरफ। इधर कृष्ण कुमारी का इंटरव्यू शुरू होता है, उधर कृष्ण कुमार का। कृष्ण कुमारी का नाम पढ़कर प्रोफेसर कहता है, आप कबड्डी खेलते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, गोला फेंकते हैं। उधर दूसरा प्रोफेसर कृष्ण कुमार से कहता है, आपको कशीदाकारी, क्रोशिये और सिलाई के काम का शौक है। कृष्ण कुमार और कृष्णा हैरान रह जाते हैं। कृष्ण कुमारी प्रोफेसर से कहती है, जी नहीं, मुझे तो कशीदाकारी, क्रोशिये और सिलाइयों का शौक है। उधर कृष्ण कुमार परेशान होकर प्रोफेसर से कहता है, जी नहीं, मुझे तो कबड्डी खेलने, गोला फेंकने और कुश्ती लड़ने का शौक है। दोनों के फॉर्म तब्दील हो गए थे। हॉल में कहकहे बुलंद होते हैं। हॉल की खिड़कियों के बाहर जगदीश और सतीश और उनकी पार्टी खड़ी ये सब तमाशा देखती रहती है। बाजार में तांगा खड़ा है, चिरंजीव उसको साफ कर रहा है। इतने में एक पठान आता है और चिरंजीव से उन 200 रुपयों का तकाजा करता है जो उसने कर्ज ले रखे हैं। पठान रोज रोज के वादों से तंग आया हुआ है, चुनाचे वो चिरंजीव से बड़े दुरुस्त लहजे में बात करता है। चिरंजीव पठान से माफी मांगता है और कहता है कि वो बहुत जल्द उसका कर्जा अदा कर देगा। पठान चिरंजीव से कहता है कि वो तांगा घोड़ा बेचकर कर्ज अदा कर दे। उसे चिरंजीव को सदमा होता है। तांगा घोड़ा वो कभी बेचने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि वो उसे बहुत अजीज है। इतने में कृष्णा कुमारी की आवाज आती है, पिताजी, मेरी किताबें आप साथ ले गए हैं ना? चिरंजीव अपनी लड़की को जवाब देता है, हाँ बेटी, ले आया हूं अपने साथ। ये कहकर वो पठान की ठोड़ी को हाथ लगाता है और कहता है, खान, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मेरी लड़की के सामने अपने रुपयों का तकाजा न करना। खान का दिल कुछ पसीजता है। चुनाचे जब कृष्ण कुमारी आती है और तांगे में बैठती है तो चिरंजीव से कुछ नहीं कहता। खान को सलाम करके चिरंजीव तांगा चलाता है। देहाती लड़के कृष्ण कुमार का मजाक उड़ाया जा रहा है। जगदीश ने उसके पुरानी वजह के कोट के साथ फर्स्ट ईयर फूल की चिट लगा रखी है। जिधर से वो बेचारा गुजरता है, लड़के उसकी तरफ देखकर हंसते हैं। कृष्ण कुमार जब सबको हंसते देखता है तो खुद भी हंसना शुरू कर देता है। इस दौरान में चिरंजीव का तांगा और एक मोटर आती है। उसमें से सतीश और उसकी बहन आ निकलती है। ये वो लड़की है जिसने कृष्णा कुमारी का फॉर्म सतीश को दिया था। कृष्णा कुमारी जब सतीश की बहन निर्मला को देखती है तो उनको नमस्ते करती है। निर्मला नमस्ते का जवाब देती है और अपने भाई का तारुफ कराते हुए कहती है, ये मेरे भाई सतीश हैं, मगर आपकी एक बार पहले मुलाकात हो चुकी है। सतीश कृष्णा कुमारी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, आप कबड्डी खेलती हैं, कुश्ती लड़ती हैं और गोला फेंकती हैं। कृष्णा कुमारी उस रोज का वाकया याद करके शर्मा जाती है, मगर साथ ही हंस पड़ती है। तीनों कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। कुछ दूर जाते हैं तो एक शोर सुनाई देता है।
जगदीश और उसके साथियों ने कृष्ण कुमार को कीचड़ भरे गड्ढे में धक्का देकर गिरा दिया था। कीचड़ में बेचारा लथपथ है, लड़के छेड़ रहे हैं। जगदीश आगे बढ़कर जब उसे उठाने लगता है तो उसका कोट फट जाता है। कृष्ण कुमार से अब बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोट उसे बेहद अजीज है। ये उसके मरहूम बाप का था, जो उसकी माँ ने संभाल कर उसके लिए रखा हुआ था। जब उसका कोट फट जाता है तो वो दीवानों की तरह उठता है और जगदीशन को पीटना शुरू कर देता है। कॉलेज में जगदीशन की धाक बैठी हुई थी कि वो बहुत लड़ाका है, कोई उसके मुकाबले में ठहर नहीं सकता। मगर जब कृष्ण कुमार उसे बुरी तरह लताड़ता है तो सब लड़के हैरान रह जाते हैं और जगदीश और कृष्ण कुमार दोनों कुश्ती लड़ते लड़ते सतीश, कृष्णा कुमारी और निर्मला के पास आ जाते हैं। तो जबरदस्त घूंसा मारकर जब कृष्ण कुमार जगदीश को गिराता है तो बेइख्तियार कृष्णा कुमारी के मुंह से निकलता है, ये क्या वहशियानापन है। कृष्ण कुमार यह आवाज सुनता है और अपना हाथ रोक लेता है। सतीश जगदीशन को उठाकर एक तरफ ले जाता है। इतने में घंटी बजती है, सब लोग चले जाते हैं। सिर्फ कृष्णा कुमारी अकेले रह जाते हैं। दोनों चंद लम्हात खामोश खड़े रहते हैं। आखिर में कृष्ण कुमार नदामत भरे लहजे में कृष्णा कुमारी से कहता है, मुझे माफ कर दो, आइंदा मुझसे कभी ऐसी वहशियाना हरकत नहीं होगी। कृष्णा कुमारी उसकी सादगी से बहुत मुतासिर होती है। जब वो उससे कहता है, मैं किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन ये लड़के मेरी तरफ देख देख कर क्यों हंसते हैं, क्यों छेड़ते हैं, क्यों तंग करते हैं, मुझे कीचड़ में लथपथ कर दिया है, ये मेरा कोट फाड़ दिया है जो मेरे बाप का है। कृष्णा कुमारी उससे हमदर्दी करती है और उसे बताती है कि लड़के उसको सिर्फ इसलिए छेड़ते हैं कि उसका लिबास पुरानी वजह का है। अगर वो इस तरह का लिबास पहनना शुरू कर दे जैसा कि दूसरे पहनते हैं तो उसे कोई नहीं सताएगा। कृष्णा कुमारी की बातें कृष्ण कुमार के जहन में बैठ जाती हैं। जगदीश और उसके साथी झाड़ियों के पीछे से उन दोनों को बातें करते देख लेते हैं। हॉस्टल। कृष्ण कुमार अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा है और सूट का मुआयना कर रहा है। इस दौरान में वो एक गाना गाता है, बड़े जज्बात भरे अंदाज में। उसके गाने से मालूम होता है कि वो किसी के इश्क में गिरफ्तार हो गया है। साथ वाले कमरे में जगदीश डिनर पेल रहा है और डिसेल फेर रहा है। जब उसे गाने की आवाज आती है तो वो बहुत हैरान होता है। दरवाजा खोलकर वो बाहर निकलता है और ये मालूम करता है कि साथ वाले कमरे में कोई गा रहा है। बाहर निकलता है और कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर से आवाज आती है, आ जाओ। जगदीश दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होता है तो क्या देखता है कि कृष्ण कुमार नया सूट पहने खड़ा है। जब दोनों की आंखें चार होती हैं तो कृष्ण कुमार कहता है, आप लड़ने आए हैं तो मेहरबानी करके यहां से चले जाइए, क्योंकि मैं अब किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। जगदीश मुस्कुराता है और अपने तेल लगे बदन की तरफ देखता है। नहीं नहीं, मैं लड़ने नहीं आया, सुलह करने आया हूं। ये कहकर वो अपने हाथ बढ़ाता है, जिसे कृष्ण कुमार कबूल कर लेता है। उसके बाद जगदीश उसके गाने की तारीफ करता है और कहता है, दोस्त, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे दिल को लगी है। आवाज में बहुत दर्द ऐसे ही पैदा नहीं हुआ, जरूर किसी की तिरछी नजर ने तुम्हें घायल किया है। कृष्ण कुमार बहुत सादा लौह है, फौरन ही अपने दिल का राज जगदीश को बता देता है। अब तुमने दोस्त कहा है तो तुमसे पर्दा। उस लड़की कृष्णा कुमारी ने ऐसी प्यारी प्यारी बातें की हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। मेरे दिल को क्या हो गया है। बड़ी शरीफ और बड़ी हमदर्द लड़की है। उसने मुझे बताया कि तुम लोग मुझे क्यों छेड़ते हो। अब देख लो, उसके कहने पर मैंने 3 सूट बनवा लिए हैं। जगदीश उसका हमराज बन जाता है और उससे कहता है, तुम्हें इश्क हो गया है, समझे? यानी तुम्हारा दिल जो है ना, वो उस लड़की पर आ गया है। अब तुम्हें ये चाहिए कि तुम उस लड़की पर अपने इश्क का इजहार कर दो।
अगर तुमने अपनी मोहब्बत को अपने पहलू में दबाए रखा तो इसे जंग लग जाएगा। और देखो, औरत को अपनी तरफ माइल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि तुम उसे कोई तोहफा दो, अंगूठी, बुंदे, झुमके, कुछ भी। सादा लौह कृष्ण कुमार जगदीश की ये सब बातें अपने पल्ले बांध लेता है। कॉलेज के बागीचे में कृष्णा कुमारी एक बेंच पर बैठी है। कृष्ण कुमार आहिस्ता आहिस्ता उसके पास जाता है। जिस तरह जगदीश ने कहा था, इस तरह वो उस पर अपने इश्क का इजहार करता है, बड़े खाम अंदाज में। उसके बाद वो अपनी जेब से एक छोटी सी डिबिया निकालता है और कृष्णा कुमारी को सोने के झुमके तोहफे के तौर पर पेश करता है। कृष्णा कुमारी ये डिबिया गुस्से में आकर एक तरफ फेंक देती है। कृष्ण कुमार को सदमा पहुंचता है और हैरत भी होती है। क्योंकि वो बेहद सादा लौह है, इसलिए वो सारी बात कृष्णा को बता देता है। मुझे जगदीश ने कहा था कि दिल में कोई बात नहीं रखनी चाहिए। मुझे कई रातों से नींद नहीं आई। मैं हर वक्त तुम्हारे मुतालिक सोचता रहता हूँ। तुमने क्यों मुझसे हमदर्दी का इजहार किया था? अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हुई है तो ये तुम्हारा कसूर है, मेरा नहीं। ये झुमके तो मैंने तुम्हें देने हैं, इनसे मेरी मोहब्बत जाहिर नहीं होती। ये तो मुझसे जगदीश ने कहा था कि ऐसे मौक़ों पर तोहफा ज़रूर देना चाहिए। मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हें तोहफे के तौर पर देने के लिए तैयार हूँ। जब कृष्णा कुमारी को यह मालूम होता है कि जगदीश ने उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी और वो कृष्ण कुमार की साफ गोई से मुतासिर होती है, तो वो झुमकों की डिबिया उठा लेती है और अपने पास रख लेती है और उससे कहती है, मुझे तुम्हारा ये तोहफा कबूल है। कृष्ण कुमार बहुत खुश होता है। झुमके लेकर कृष्ण कुमारी कुछ और कहे सुने बगैर चली जाती है। कृष्ण कुमार चंद लम्हात खामोश खड़ा रहता है। इतने में जगदीश और सतीश दोनों झाड़ियों के पीछे से निकलते हैं और कृष्ण को मुबारकबाद देते हैं। कृष्ण कुमार बहुत झींपता है। उसके साथ ही वो जगदीश से कहता है, मगर यार, तुमने तो कहा था कि मैं ये बात किसी को नहीं बतलाऊंगा। सतीश की तरफ देखकर वो फिर कहता है, इनको भी पता लग गया है। जगदीश कृष्ण कुमार को तसल्ली देता है कि सतीश अपना आदमी है, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। चुनाचे सतीश भी कृष्ण कुमार को हर मुमकिन तसल्ली देता है कि वो उसके इश्क का राज किसी को नहीं बताएगा। तवीले में चिरंजीव साज पॉलिश कर रहा है, तांगे की पीतल की चीजें पॉलिश कर रहा है, घोड़े को मालिश कर रहा है। जब मालिश करता है तो उसे प्यार मोहब्बत की बातें करता है। दोस्त, तुमने मेरी बहुत खिदमत की है। अगर तुम ना होते तो जाने जिंदगी कितनी कठिन हो जाती। तुमने और मैंने दोनों ने मिलकर मुन्नी को पढ़ाया है। इतने में उसके 2-3 दोस्त जो तांगे वाले हैं आते हैं। उनमें एक चिरंजी से कहता है, ये तुम घोड़े से क्या बातें कर रहे हो, जैसे ये सब कुछ समझता है। चिरंजी घोड़े की पीठ पर थपकी देता है और कहता है, इंसानों से हैवानों की दोस्ती अच्छी मेरे भाई, इन्हें कोई वरगला तो नहीं सकता। गुलाम मोहम्मद, तेरी जान की कसम सच कहता हूँ, इस जानवर ने मेरी बड़ी खिदमत की है। तांगे में 18-18 घंटे जोते रखा है। गरीब, इतने में पठान आता है। चिरंजी उसको सलाम करता है और अपने तहमंद के डब से नोट निकालता है और कहता है, खान साहब, ये रहे आपके 100 रुपए, खरे कर लीजिए। बाकी रहे 100, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। ये मेरा घोड़ा सलामत रहे। ये कहकर वो बड़े फख्र से अपने घोड़े की तरफ देखता है। पठान नोट लेकर चला जाता है। इतने में एक तांगे वाला चिरंजी से कहता है, तुम लड़की को पढ़ाना शुरू करके खामखा एक जंजाल में फंस गए हो। कोई ना कोई कर्ज खा तुम्हारे पीछे लगा ही रहता है। चिरंजी हंसता है। सबसे बड़ी कर्ज खा मेरी बेटी है। उसका कर्ज अदा हो जाए तो ऐसे लाख कर्ज लेने वाले मेरे पीछे फिरते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम में से कोई अफीम का नशा करता है, कोई शराब का। मुझे भी एक नशा है। जब मैं देखता हूं कि मेरी लड़की दौलतमंद आदमियों की लड़कियों की तरह पढ़ रही है तो मेरा दिलो दिमाग एक अजीब नशे से झूमने लगता है
औरत को ज़रूर तालीम हासिल करनी चाहिए मेरे भाई, उसके कदम मजबूत हो जाते हैं। ये कहकर वो घोड़े को थपकी देता है और खुश खुश बाहर निकलता है ताकि घर जाए। अंदर आईना सामने रखे कृष्णा कुमारी अपने कानों में कृष्ण कुमार के दिए हुए झुमके पहने बैठी है और उन्हें पसंदीदा नजरों से देख रही है, गीत गा रही है और जैसे बेखुद सी हो रही है। झुमके उसे बहुत पसंद आए हैं। इस पसंदीदगी का इजहार उसकी हर हरकत से मालूम होता है। चिरंजी आता है। घर के अंदर दाखिल होते ही वो गाने की आवाज सुनता है। कृष्णा कुमारी बदस्तूर गाने में मशगूल है। दफतन पागलों की तरह चिरंजी अंदर दाखिल होता है। कृष्ण कुमारी का एकदम गाना बंद करके दोनों हाथों से अपने कानों को ढांप लेती है। चिरंजी आगे बढ़ता है, जोर से कृष्णा कुमारी के दोनों हाथ नीचे झटक देता है। करीब है कि झुमकों को उसके कानों से नोच ले। कृष्णा कुमारी खौफजदा होकर पीछे हटती है। चिरंजी पागलों की तरह उसकी तरफ बढ़ता है और चिल्लाना शुरू कर देता है, कहां से लिए हैं तूने झुमके, कहां से लिए हैं ये झुमके। वो इस कदर जोर से चिल्लाता है कि एकदम उसे चक्कर आ जाता है। जज्बात से उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। उसकी बुलंद आवाज बिल्कुल धीमी हो जाती है, कहां से लिए हैं ये झुमके। सर को दोनों हाथों में थाम कर वो चारपाई पर बैठ जाता है। उसकी लड़की फौरन पंखा लेकर झलना शुरू कर देती है। चंद लम्हात की खामोशी के बाद वो एक गिलास पानी मांगता है। कृष्णा कुमारी उसको पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद वो कृष्णा कुमारी से फिर पूछता है, मुन्नी, ये झुमके तूने कहां से लिए हैं। कृष्णा कुमारी थोड़े से तवक्कुफ के बाद जरा हिकमत से झूठ बोलते हुए जवाब देती है, कॉलेज की एक सहेली ने दिए हैं। चिरंजी अपनी लड़की की आंखों में आंखें डालकर देखता है और कहता है, अपनी सहेली को वापस दे आओ। लड़की पूछती है, क्यों पिताजी। चिरंजी जवाब देता है, तुम्हारी माँ को यह जेवर पसंद नहीं था। ये कहकर वो उठता है और बीमारों की तरह कदम उठाता बाहर चला जाता है। उसकी लड़की उससे पूछती है, खाना नहीं खाएंगे आप। चिरंजी जवाब देता है, नहीं। बाहर निकलकर चिरंजी घोड़े की बागें थामता है और तांगा चलाता है और घोड़े को मुखातिब करके उससे कहता है, आज मेरी लड़की ने पहली बार झूठ बोला है। और अफसुर्दगी के आलम में वो तांगे पर कई बाजारों के चक्कर लगाता है, हत्ता कि रात हो जाती है। एक नीम रोशन बाजार में से उसका तांगा गुजर रहा है। अचानक एक औरत चंद मर्दों की झपट से निकलकर तेजी से चिरंजी के तांगे की तरफ बढ़ती है। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से भागती तांगे की पिछली नशिस्त पर बैठ जाती है। ये औरत शराब के नशे में चूर है, जेवरात से लदी हुई है। तांगे में बैठते ही वो चिरंजी से बातें शुरू कर देती है। मुझे छेड़ते थे उल्लू के पट्टे, पर मैं दाम लिए बगैर किसी को हाथ लगाने देती हूं। क्यों तांगे वाले, तुम्हारा क्या ख्याल है। दुनिया में पैसा ही तो है, तुम कुछ बोलते नहीं। मुझे याद आया, मेरा पति एक तांगे वाला ही था, पर उसके पास इतने पैसे भी न थे कि मुझे निगोड़े झुमके ला देता। लेकिन अब देखो, मेरी तरफ ये कड़े, ये गुलूबंद, ये अंगूठियां, एक से बढ़कर एक। ये कहकर वो दर्द भरे अंदाज में हंसती है। इस्मत का गहना उतर जाए तो ये जेवर पहनने ही चाहिए। चिरंजी पहचान लेता है कि ये औरत कौन है। उसकी बीवी थी जो इस हालत को पहुंच चुकी थी। चिरंजी कंबल से अपना चेहरा करीब करीब छुपा लेता है। उस पर तवाइफ उससे कहती है, तुम क्यों अपना चेहरा छुपाते हो। छुपाना तो मुझे चाहिए, ये चेहरा जिस पर कई फिटकारें पड़ी हैं। ये कहकर वो फिर हंसती है। तुम खामोश क्यों हो, तांगा रोक दो, मेरा घर आ गया है। चिरंजी तांगा रोक देता है। तवाइफ पायदान पर पांव रखकर उतरने लगती है कि लड़खड़ा कर गिरती है। औंधे मुंह चिरंजी दौड़कर उसे उठाता है। तवाइफ हंसती है, गिरने वालों को उठाया नहीं करते मेरी जान। ये कहकर जब वो घर की तरफ चलने लगती है
तो लड़खड़ाकर फिर गिरती है। चिरंजी उसको थाम लेता है और उसको उसके घर तक छोड़ आता है। जब चलने लगता है तवाइफ उसको किराया देती है। चिरंजी किराया ले लेता है। तवाइफ उसका बाजू पकड़कर अंदर घसीटती है। आओ मेरी जान, आओ, आज की रात मेरे मेहमान रहो। मैं तुमसे एक पैसा भी नहीं लूंगी। आओ, शराब की पूरी बोतल पड़ी है ऊपर, आओ। चिरंजी तांगे में बैठकर चला जाता है। तवाइफ हंसती है और कहती है, बेवकूफ कहीं का, मुफ्त की काजी भी नहीं छोड़ता। चिरंजी घर पहुंचता है। जब अंदर दाखिल होता है तो उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। कमरे में जाकर देखता है कि उसकी लड़की बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी है और जार जार रो रही है। चिरंजी उसके पास जाता है, उसके सर पर हाथ फेरता है और रोने का सबब पूछता है। उसकी लड़की और ज्यादा रोना शुरू कर देती है। जब चिरंजी दोबारा उससे रोने का सबब पूछता है तो वो कहती है, मुझे माँ याद आ रही है। अगर वो आज जिंदा होती तो मैं वो उसके आगे कुछ नहीं कह सकी और बाप के पांव पकड़कर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आज आपसे झूठ बोला है। चिरंजी कहता है, मुझे मालूम है। इस पर उसकी लड़की कहती है, अगर आज मेरी माताजी होती तो मैंने ये झूठ कभी ना बोला होता। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो लड़कियां सिर्फ अपनी माँ को ही बता सकती हैं। चिरंजी अपनी लड़की को उठाता है और अपने पास बिठाता है। मैं तुम्हारी माँ हूं, बोलो क्या बात है, शर्माओ नहीं। कृष्णा कुमारी झेंप जाती है और शर्मा कर कहती है, ये झुमके मुझे कॉलेज के एक लड़के ने दिए हैं पिताजी, वो बहुत ही अच्छा है। ये कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल जाती है, सिसकियां लेती हुई। चिरंजी बिस्तर पर पड़े हुए झुमकों को उठाता है और उनकी तरफ देखता है। चिरंजी का तांगा कॉलेज के दरवाजे में दाखिल होता है। कृष्णा कुमारी अपनी किताबें लेकर नीचे उतरती है। चिरंजी अपनी जेब से झुमकों की डिबिया निकालता है और लड़की को देकर कहता है, उसे आज वापस कर देना। कृष्णा कुमारी डिबिया लेकर खामोशी से चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती वो कॉलेज के बागीचे की तरफ बढ़ती है। बागीचे में एक बेंच पर कृष्ण कुमार बैठा है और एक खत पढ़ रहा है। कृष्णा कुमारी को देखकर वो उठ खड़ा होता है और उससे बातें शुरू कर देता है। माताजी का खत आया है, लो पढ़ो। नहीं, ठहरो, मैं पढ़ के सुनाता हूं, पर तुम हंसना नहीं। मेरी माँ बेचारी सीधी सादी देहाती है। मैंने उनको तुम्हारी बात लिखी है। मैं उनसे कोई बात छुपा कर नहीं रखता। सुनो उन्होंने क्या लिखा है। बेटा कुमार, ऐसी कोई बात न करना जिससे उस लड़की की बदनामी हो। उसके माँ बाप से मिलो और कहो, जैसी वो उनकी बेटी है वैसे ही तुम उनके बेटे हो। मेरी तरफ से उसको आशीर्वाद देना। तुम जुग जुग जियो। और बाकी अहवाल ये है कि मैंने खालिस घी की अपने हाथ से ये मिठाई बनाई है जो तुम्हें भेज रही हूँ। इसमें आधा हिस्सा तुम्हारी कृष्णा कुमारी का है। कहना तुम्हारी माताजी ने भेजा है। कृष्णा कुमारी दम बखुद ये बातें सुनती रहती है। कृष्ण कुमार इस रौ में बातें करता रहता है और कृष्णा कुमारी को मौका ही नहीं मिलता कि वो कुछ कह सके। देखा मेरी माँ कितनी सीधी सादी है। उन्होंने मिठाई भेजी है, बिल्कुल खराब थी, पर मैं सारी की सारी खा गया हूं। क्या करता, अगर ना खाता तो नाराज हो जाती। मैं भी बिल्कुल उन जैसा हूं। अगर तुमने उस रोज मेरा तोहफा कबूल ना किया होता तो मेरा दिल टूट जाता। जाने मैं क्या कर बैठता। कृष्णा कुमारी कुछ कहना चाहती है मगर उसकी आवाज रूंध जाती है। झुमके वापस देना चाहती है, नहीं दे सकी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। एकदम तेजी से मुड़ती है और कृष्ण कुमार को वहीं छोड़कर चली जाती है। कृष्णा कुमारी तेजी से जा रही है कि उसकी मुठभेड़
जगदीश और सतीश से होती है। दोनों उसकी तरफ गौर से देखते हैं क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हैं। कृष्णा कुमारी चली जाती है। जगदीश और सतीश एक दूसरे की तरफ मानी खेज नजरों से देखते हुए उस तरफ बढ़ते हैं जिधर कृष्ण कुमार बैठा है। जगदीश और सतीश दोनों कुमार से मिलते हैं। जगदीश उससे कहता है, कुमार, तुमने ये क्या गजब कर दिया। बेचारी रो रही थी। भाई, ये रोमांस अच्छा रहा, मारा वारा तो नहीं तुमने। कृष्ण कुमार सादा लोही के साथ मुस्कुराता है और कहता है, एक खास बात थी। जगदीश ने उससे ये खास बात दरियाफ्त की तो कृष्ण कुमार कहता है, एक खास बात थी। जगदीश फिर उससे ये खास बात दरियाफ्त करता है। कृष्ण कुमार कहता है, भाई, सब बातें तुम्हें नहीं बता सकता, कह जो दिया, एक खास बात थी। ये कहकर वो चला जाता है। जगदीश और सतीश दोनों अकेले रह जाते हैं। दोनों बेंच पर बैठ जाते हैं और कृष्णा कुमारी के मुतालिक बातें शुरू कर देते हैं। जगदीश कहता है, मैं समझता हूं कि फ्लर्ट है। उसको हासिल करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि तांगे वाले से बातचीत की जाए। वो उसके सारे भेद जानता होगा। बाहर ही बाहर मामला तय हो जाएगा और यहाँ कॉलेज में किसी को कानो कान खबर ना होगी। सतीश को ये बात पसंद आती है। चुनाचा तय होता है कि जगदीश तांगे वाले से बातचीत करे। चिरंजी कॉलेज के बाहर तांगा लिए खड़ा है। पास ही पान सिगरेट वाले की दुकान है। यहाँ जगदीश खड़ा है। पान वाले से पान और सिगरेट लेता है और चिरंजी की तरफ बढ़ता है। घोड़े को थपकी देता है, फिर उसकी तारीफ करता है। इस तरह वो चिरंजी से आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू शुरू कर देता है। आखिर में वो बातों बातों में चिरंजी से कहता है, उस्ताद, हर ऐश करते हो। हर रोज एक पटाखा सी लौंडिया इस टांगे में बिठाकर लाते हो और ले जाते हो। अच्छा, मैंने कहा, कुछ हमारी दाल गल सकती है? और उस्ताद, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे दाएं हाथ का काम है। ऐसा ही एक तांगा घोड़ा बन जाएगा अगर हमारा काम हो जाए। चिरंजी हंसता रहता है। जगदीश को और शह मिलती है। अमा, हम सब जानते हैं कि लौंडिया ऐसी नहीं कि हाथ ना आ सके। कॉलेज में उसका एक लड़के से सिलसिला जारी है। चिरंजी अब कुछ दिलचस्पी लेता है और जगदीश से चंद बातें दरियाफ्त करता है। जगदीश उसे बताता है कि उस लड़की का कृष्णा कुमारी पर कॉलेज में एक लड़का जो बहुत बदमाश है डोरे डाल रहा है और उस लड़के से वो कानों के झुमके भी ले चुकी है। ये सब बातें बताने के बाद जगदीश चिरंजी से कहता है, देखो, अगर उसको जेवरों का ही शौक है तो हम बढ़िया बढ़िया चीज दे सकते हैं। तुम ये बातें अपने तौर से उसके साथ करना, समझे? इस किस्म की चंद बातें होने के बाद तय होता है कि जगदीश शाम को कंपनी बाग के पास फला फला मकाम पर चिरंजी का इंतजार करे। जब लड़की झट मान जाने वाली है तो चिरंजी सारा मामला ठीक कर देगा। उसी रोज शाम को जगदीश मुकर्ररा जगह पहुंच जाता है। खंबे के साथ खड़ा सिगरेट पी रहा है। इतने में ऐन वक्त पर चिरंजी का तांगा सड़क पर नमूदार होता है। चिरंजी खंबे के पास अपना तांगा रोकता है। जगदीश बहुत खुश होकर चिरंजी से कहता है, भाई, बिल्कुल अंग्रेज हो, ठीक वक्त पर आए हो, ना एक मिनट उधर ना एक मिनट इधर। चिरंजी मुस्कुराता है और कहता है, अब आप वक्त जाया ना कीजिए और बैठ जाइए तांगे में, मैं आपको सीधा रास्ता बता दूं। जगदीश खुश खुश तांगे में बैठ जाता है और चिरंजी को एक सिगरेट पेश करता है। तांगा चलता है। जगदीश चिरंजी के साथ लड़की की बातें करता रहता है। तांगा मुख्तलिफ सड़कें तय करने के बाद एक वीरान सी जगह पर पहुंचता है। चिरंजी बागे खींचकर घोड़ा ठहराता है। बड़े इत्मीनान से अपना कंबल और पगड़ी उतारकर अगली नशिस्त पर रखता है और आस्तीने चढ़ाकर जगदीश से कहता है, आइए, आपकी लड़की से मुलाकात करा दूं। जगदीश चिरंजी की तरफ शक की नजरों से देखता है, मगर चिरंजी उसका बाजू पकड़ता है और खींचकर झाड़ियों के पीछे ले जाता है। चंद लम्हों के बाद जगदीश का हैट सड़क पर आ गिरता है। कॉलेज का हॉस्टल।
जगदीश का कमरा। बाहर दरवाजे पर जगदीश का नाम पीतल के बोर्ड पर लिखा हुआ है। सतीश आता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा खुलता है। सतीश अंदर दाखिल होता है। क्या देखता है कि जगदीश का सर मुंह सूजा हुआ है और कई पट्टियां उसके जिस्म पर बंधी हैं। सतीश उससे पूछता है, ये क्या हो गया है? जगदीश उसे कुर्सी पर बिठाता है और सारा किस्सा सुनाता है। भाई, ये तो बरसों की वर्जिश काम आ गई, वरना बंदे का तो कल काम तमाम हो गया होता। मैंने तांगे वाले से तमाम मामला तय कर लिया। चुनाचे वो मुझे कंपनी बाग में मिला। लड़की वहां मौजूद थी। उससे बातें भी हुई, लेकिन सतीश के हमरा वहां 3-4 और चाहने वाले आ गए। मुझे उसके साथ देखकर जल ही तो गए। उनमें से एक ने मुझ पर कोई रिमार्क्स कसा। लड़की मेरे साथ थी। मैंने दिल में कहा, जगदीश यहाँ खामोश नहीं रहना चाहिए। चुनाचे मैं उठा और एक ऐसा घूंसा उस साले की ठोड़ी के नीचे जमाया कि दिन को तारे ही नजर आ गए होंगे बच्चा जी को। बस फिर क्या था, बाकायदा जंग शुरू हो गई। चारों मुझ पर पिल पड़े। मगर सतीश, मैंने भी वो हाथ दिखाए कि याद ही करते होंगे कि एक एक को फर्श करके रख दिया। कुछ चोटें मुझे भी आ गईं। साथ वाले कमरे में ये सब बातें कृष्ण कुमार सुनता है, क्योंकि दोनों कमरों के दरमियान लकड़ी का एक पर्दा है जो ऊपर से खाली है। सतीश जगदीश की सब बातें सुनकर कहता है, और भाई, ऐसे मौकों पर कौन किसकी मदद करता है? तुम क्या बच्चों ऐसी बातें करते हो? इतने में जगदीश के कमरे का दरवाजा खुलता है और कृष्ण कुमार गुस्से में भरा हुआ दाखिल होता है। जगदीश से कहता है, तुमने जो कुछ कहा है झूठ है। तुम एक शरीफ लड़की पर बहतान बांध रहे हो। जगदीश सुनता है और कहता है, मेरा कचूमर निकल गया है और तुम कहते हो बहतान बांध रहा हूं? यकीन ना हो तो तांगे वाले से पूछ लो जो मुझे ले गया था। गुस्से में आकर चूंकि उसकी महबूबा की इज्जत पर हमला किया गया है, कृष्ण कुमार जोर से एक चांटा जगदीश के मुंह पर मारता है और कहता है, बकवास मत करो। लेकिन फौरन ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो जगदीश, ये चांटा तुम्हारे मुंह पर नहीं, उस तांगे वाले के मुंह पर मारना चाहिए था जो उसकी जिंदगी तबाह कर रहा है। ये कहकर चला जाता है। कृष्ण कुमार अपने कमरे में आता है, मेज पर बैठता है, कागज लेकर खत लिखना शुरू कर देता है, मगर चंद सतरें लिखकर कागज फाड़ देता है। कुर्सी पर से उठ खड़ा होता है, कमरे में इज़्तिराब के साथ इधर उधर जोर से टहलता है। सामने खोंटी पर अपना सूट देखता है, उसे उतार कर अपने पैरों में रोन देता है। कुछ समझ में नहीं आता तो पलंग पर औंधे मुंह लेट जाता है। फिर उठकर खड़ा होता है और खिड़की के पास जाकर दर्द भरी धुन में कोई गीत गाता है। चिरंजीव खाना खा रहा है। पास ही उसकी लड़की बैठी है। चिरंजीव मुंह में निवाला डालने ही वाला था कि उसे कोई बात याद आती है। चुनाचे वो अपनी लड़की से पूछता है, मुन्नी, तुमने झुमके वापस किए? कृष्णा कुमारी झूठ नहीं बोलती। पिताजी, मैं उसको वापस देने गई पर दे न सकी। चिरंजीव निवाला वहीं थाल में रख देता है और पूछता है, क्यों? कृष्णा कुमारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सिर्फ इतना कह सकती है, मुझे मालूम नहीं। चिरंजीव उठ खड़ा होता है और खाना खाए बगैर बाहर चला जाता है। एक आदमी ऐनक लगाए डेस्क के साथ बैठा है, चिरंजीव से कहता है, यहां अंगूठा लगाओ। चिरंजीव अपना अंगूठा आगे बढ़ा देता है। उस पर वो आदमी स्याही लगाता है और फिर पकड़कर कागज पर जमा देता है। अंगूठा लगाने के बाद वो डेस्क से नोट निकालता है और चिरंजीव के हवाले कर देता है। चिरंजीव नोट लेकर बाहर निकलता है। बाहर एक शेड के नीचे उसका एक तांगा घोड़ा खड़ा है। चिरंजीव अपने अंगूठे की स्याही देखता उसकी जानिब बढ़ता है। एक हाथ में उसने नोट पकड़े हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता घोड़े के पास जाता है और उसकी पीठ पर हाथ फेरकर गुलूगीर आवाज में कहता है, बेच आया हूं तुझे दोस्त, ये देख अपनी कीमत। ये कहकर वो घोड़े के मुंह के आगे अपना हाथ फैला देता है जिसमें नोट है। उसकी आंखों में आंसू हैं। लोग अपना ईमान बेचते हैं, मैं तुझे बेच आया हूं।
तू जो कि मेरा सच्चा दोस्त था। आवाज चिरंजी के गले में रुंध जाती है तो बोल नहीं सकता। तो तेरी जुबान होती तो मैं तेरे मुंह से सुने बगैर कभी ना जाता कि चिरंजी तू झूठा है, मतलबी है, दगाबाज है। जिस तरह वक्त पड़ने पर लोग गले का कंठा, उंगली की अंगूठी बेच देते हैं, इसी तरह तूने मुझे बेच दिया है। लानत है तुझ पर। ये कहकर वो अपना अंगूठा देखता है और घोड़े से कहता है, ये स्याही देखी तुमने, इस सौदे की मालिक है, मगर मैं तेरे साथ क्यों बातें करूं? तू अब मेरा नहीं, मुझे तुझ पर कोई हक नहीं रहा। आखिरी बार चिरंजी मुंह परे करके घोड़े की पीठ पर थपकी देता है। रात का वक्त है। चिरंजी कंबल ओढ़े पैदल चला आ रहा है। रास्ते में एक तांगे वाला तांगा ठहरा कर उससे पूछता है, आज तांगा घोड़ा नहीं जोता चिरंजी? चिरंजी जवाब देता है, आज नहीं जोता, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। ये कहकर वो चलना शुरू कर देता है। घर में चिरंजी की लड़की कृष्णा कुमारी लालटेन जलाए इंतजार कर रही है। कभी उठती है, कभी बैठती है, उसे किसी पहलू चैन नहीं। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। उठकर दरवाजा खोलती है। चिरंजी अंदर दाखिल होता है। कृष्णा कुमारी उससे पूछती है, पिताजी आज आप इतनी देर से आए हैं, कहाँ चले गए थे? चिरंजी अपने कंबल से एक पोटली निकालता है और उसे खोलकर अपनी लड़की को देता है। ये जेवर लाने गया था तेरे लिए, तुझे शौक जो है। अब तो तेरा दिल नहीं ललचाएगा, तू कहेगी तो मैं ऐसे और जेवर भी ला दूंगा, अपना आप भी बेच डालूंगा, तेरे दिल में ललचाहट पैदा ना होने दूंगा। कृष्णा कुमारी कभी जेवरों की तरफ देखती है और कभी अपने बाप की तरफ। आखिर में कहती है, कोई चीज बेची है आपने, ये गहने खरीदने के लिए? अगर आपने ऐसा किया है तो सख्त गलती की है। ये कहते हुए उसके हाथ से जेवर फर्श पर गिर पड़ते हैं। पिताजी, मैंने कभी इन चीजों को ललचाई हुई नजरों से नहीं देखा। ये आपको कैसे मालूम हुआ कि मुझे इन चीजों का शौक है? चिरंजी उससे कहता है, तूने वो झुमके वापस क्यों नहीं किए? कृष्णा कुमारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काश मेरी माँ होती और मेरी बात समझ सकती कि आप समझते हैं कि मैं सोने चांदी के लिए अपना आप बेच दूंगी। आपने मुझे तालीम दी है, मेरे कदम मजबूत किए हैं पिताजी। मैं आपकी बेटी हूं। आपने मेरा नहीं अपना अपमान किया है। ये कहकर वो रोती रोती पास पड़े हुए संदूकचे से झुमकों की डिबिया निकालती है और अपने बाप को देकर कहती है, लीजिए ये झुमके, जिसने मुझे दिए थे उसको आप ही वापस दे आइए। अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी याद को भी अपने दिल से निकाल कर आपके कदमों में रख दूंगी। ये कहकर वो रोती हुई दूसरे कमरे में चली जाती है। चिरंजी फर्श पर पड़े हुए जेवरों की तरफ देखना शुरू कर देता है। कॉलेज का सदर दरवाजा कृष्ण कुमार खामोशी से दीवार के साथ लगकर खड़ा है। उसकी नजरें दरवाजा पर जमी हुई हैं। जगदीश और सतीश आते हैं। सतीश उससे पूछता है, बड़ी देर से यहाँ खामोश खड़े हो, क्या बात है? कृष्ण कुमार एक अज़्म के साथ जवाब देता है, उस बदमाश तांगे वाले का इंतजार कर रहा हूं। आज उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी उम्र याद रखेगा। जगदीश कृष्ण कुमार को तांगे वाले के खिलाफ और ज्यादा मुश्तिल करता है। दफतन सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठती हैं। तांगे वाला, चिरंजी, कृष्णा कुमारी दोनों पैदल अंदर दाखिल होते हैं। जगदीश ये देखकर कहता है, आज तांगा कहाँ गया? और कंपाउंड में दाखिल होकर चिरंजी अपनी लड़की को किताबें देता है। कृष्णा कुमारी दूर से कृष्ण कुमार को देखती है और उसकी तरफ इशारा करती है। चिरंजी सर हिला देता है। कृष्ण कुमार कृष्णा कुमारी का इशारा देख लेता है। कृष्णा कुमारी एक तरफ चली जाती है। कृष्ण कुमार गुस्से में भरा सीधा तांगे वाले की तरफ बढ़ता है। चिरंजी भी उसकी तरफ आ रहा होता है। चिरंजी के पास पहुंचकर कृष्ण कुमार न आओ देखता है न ताओ, कुछ खींच कर एक चांटा चिरंजी के मुंह पर मारता है और कहता है कि
इशारे हो रहे थे मेरी तरफ। क्या मुझे भी तुम अपने जैसा बदमाश समझते हो? एक चांटा वो चिरंजी के मुंह पर जमा देता है। उल्लू के पट्टे, शर्म नहीं आती तुझे? पराई लड़कियों को बुरे रास्ते पर लगाते हो। क्या तेरी कोई लड़की नहीं जो पैसे के लालच में आकर भड़वे बने हुए हो? चिरंजी के मुंह से खून बहना शुरू हो जाता है। वो आगे बढ़ता है। कृष्ण कुमार ये समझकर कि वो उसे मारना चाहता है, घूंसेबाजी शुरू कर देता है। चिरंजी उसे अपने सीने के साथ भींच लेता है। कृष्ण कुमार घूंसे चलाता रहता है। इतने में बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिनमें जगदीश भी शामिल है। एक दो पट्टियां अभी तक उसके सर पर बंधी हुई हैं। कृष्णा कुमारी चीखती हुई आगे बढ़ती है और कृष्ण कुमार से कहती है, कुमार, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरे पिताजी हैं। कृष्ण कुमार मुतहय्यर होकर कहता है, पिताजी? चिरंजी के मुंह से खून जारी है। वो मुस्कुराता है, हाँ बेटा, मैं इसका पिता हूं और तुम्हारा भी। ये कहकर वो कृष्ण कुमार को सीने से लगा लेता है। जीते रहो। मैंने तुमसे मार खाई है, लेकिन उस जवान से पूछो कि वो जगदीश की तरफ इशारा करता है कि मेरे बाजुओं में कितना बल है। जगदीश वहां से खिसक जाता है। कृष्ण कुमार नदामत भरे लहजे में चिरंजी से माफी मांगता है। अपनी लड़की और कृष्ण कुमार के सर पर प्यार का हाथ फेरकर चिरंजी जेब से झुमकों की डिबिया निकालता है और कृष्णा कुमारी को देकर कहता है, लो, इसे अपने पास रखो। शहनाइयां बज रही हैं। कृष्णा कुमारी और कृष्ण कुमार की शादी हो चुकी है। चिरंजी अपनी लड़की और कृष्ण कुमार के सर पर शफकत का हाथ फेर रहा है। अपनी लड़की से कहता है, तुम अपनी माँ को याद किया करती थी, तुम्हें माँ भी मिल गई है। ये कहकर वो कृष्णा कुमारी की माँ की तरफ देखता है, जो एक सीधी सादी देहातन है। वो मुस्कुराती है और कृष्णा कुमारी की तरफ हाथ बढ़ाकर सर पर हाथ फेरती है और बड़ी सादा लोही के साथ कहती है, बेटी, मैंने तेरे लिए अपने हाथ से मिठाई बनाकर भेजी थी, क्या तूने खाई थी? कृष्णा कुमारी जरा झीम कर कहती है, खाई थी माताजी, बहुत ही मजेदार थी। एक तांगे में चिरंजी की बीवी शराब के नशे में धुत बैठी है। तांगा चल रहा है। उसके साथ ही एक मर्द बैठा है। चिरंजी की बीवी पान थूक देती है। बहुत बदमजा है। इतने में तांगा वहां पहुंचता है जहां कृष्णा कुमारी और कृष्ण कुमार की शादी हो रही है। तांगे वाला तांगा ठहरा देता है और अपने गाहक से कहता है, माफ कीजिएगा, मैं अभी हाजिर हुआ। चिरंजी की बीवी पूछती है, कहाँ जा रहे हो? तांगे वाला कहता है, चिरंजी, तांगे वाले की लड़की की शादी हो रही है, मैं उसे मुबारकबाद दे आऊं। यूं चुटकियों में आया। ये कहकर तांगे वाला चला जाता है। चिरंजी की बीवी चंद लम्हात के लिए पत्थर की मूर्ति सी बन जाती है, लेकिन लड़खड़ाती हुई उठती है और तांगे से उतरकर उधर जाती है जहां से शहनाइयों की आवाज आती है। बारिश हो रही है। चिरंजी की बीवी, जो शराब के नशे में मदहोश है, लड़खड़ाते हुए कदमों से शादी मंडल की तरफ बढ़ती है। बारिश हो रही है। बाहर तमाशाइयों के साथ खड़े होकर वो दुल्हा दुल्हन को देखती है। अच्छी तरह देखने के लिए जब वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो एक आदमी उसे पीछे हटा देता है और कहता है, ए, क्या देख रही है तू? तेरी माँ ने कभी शादी नहीं की होगी। चिरंजी की बीवी उस आदमी से झगड़ना शुरू कर देती है। मैं माँ हूं, तू नहीं जानता मैं माँ हूं। सारे तमाशाई हंसते हैं। चिरंजी की बीवी देख रही है। कृष्णा कुमारी भी किसी बात पर हंस रही है। चिरंजी की बीवी की ममता जाग उठती है। वो चिल्लाना शुरू कर देती है, मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो। कुछ गड़बड़ होती है। इतने में चिरंजी बाहर निकलता है और अपनी बीवी के पास जाता है और उससे कहता है, क्या चाहती हो तुम? चिरंजी की बीवी कहती है, मैं अपनी लड़की से मिलना चाहती हूँ। चिरंजी कहता है, आओ, मैं तुम्हें उससे मिला देता हूँ। ये कहकर वो उसे एक तरफ ले जाता है जहां उसका तांगा खड़ा है। चिरंजी उसे तांगे तक ले जाता है। तांगा चला जा रहा है।
चिरंजी की बीवी शराब के नशे में बार बार चिरंजी से पूछती है, मुझे मेरी बेटी से मिलाओ, मुझे मेरी बेटी से मिलाओ। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे एक तोहफा देना चाहती हूँ। चिरंजी खामोश रहता है। तांगे की रफ्तार तेज होती रहती है। एक बार तंग आकर वो चिरंजी से पूछती है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चिरंजी जवाब देता है, जहां पति और पत्नी को जाना चाहिए। घोड़ा सरपट दौड़ता एक खाई में गिरता है। तांगे के पुर्जे उड़ जाते हैं। खाई के नीचे चिरंजी और उसकी बीवी पड़े हैं और दोनों बुरी तरह जख्मी हुए हैं। चिरंजी मर चुका है, मगर उसकी बीवी अभी जिंदा है। वो अपनी आंखें खोलती हैं। उसे अपनी जवानी का वो दिन याद आता है जब झुमके पहने गा रही थी। वो जवान है और झुमके अपने कानों में देख देख कर खुश हो रही है और गा रही है। अपनी बच्ची को आवाज देती है और कहती है, मुन्नी, मुन्नी, आ तुझे एक चीज दिखाऊं। उसकी बंद मुट्ठी खुलती है। उसकी हथेली पर वही झुमके नजर आते हैं जो चिरंजी उसके लिए लाया था।